हेलो एंड वेलकम बैक टू द रिपीट ट्यूटोरियल। आज हम लोग केमिस्ट्री को बड़े दिनों बाद केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ हमें कंफर्म करनी है, जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट्स को हमें करना है ना। तो एक चीज़ करते हैं, मैथ का तो अपना डेली क्लास चलेगा ही 8 बजे, जो शाम को हर रोज शाम को 8 बजे मैथ का आपको एक वीडियो मिलता है, वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन एक चीज़ और हमें कंफर्म करना है, कम से कम एक दिन में 2 वीडियोज हम लोग कर पाए, ठीक है। जैसे एक दिन में एक मैथ का कर ले, जैसे सुबह में हम क्या कर ले, साइंस का कोई एक लेक्चर ले लें और शाम में कोई एक मैथ का वीडियो ले लें, ठीक है। तो मैथ का तो शेड्यूल फिक्स हो गया है ना। मैथ का शेड्यूल फिक्स है, कितने बजे से 8 बजे शाम को हर रोज आपको वीडियो मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप सुबह में आएंगे ना, तो सुबह में हमको कोई एक साइंस का सब्जेक्ट हम लोग को डिसाइड करना है, जिससे साइंस के वीडियोज हमें मिलते रहें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, साइंस का वीडियो जो है हर रोज सुबह में 6 बजे हम लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है। हर रोज सुबह 6 बजे आपको मैथ साइंस का वीडियोज मिल जाएगा। और साइंस में भी पहले हम लोग केमिस्ट्री के सेगमेंट को करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर जैसे ही कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट कर देंगे। एक मैक्सिमम एक चैप्टर में 5 से 10 वीडियोज होते हैं, मैक्सिमम 10 वीडियो भी होते हैं। तो एक महीने में केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हम लोग आसानी से खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो एक महीने में हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे करके कुछ अपना शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, जैसे हम लोग जितने भी चैप्टर कर लिए, मान लीजिए केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कर लिए, तो उसको आपको शीट दिया जाएगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगा, और उस शीट को आपको घर पे बनाना है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको फंसे उसे कमेंट करके पूछना है और उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में यही करेंगे, शाम को हर रोज 8 बजे एक मैथ का वीडियोज 10th वालों के लिए, और सुबह में 6 बजे एक साइंस का वीडियोज आपको मिलेगा, ठीक है। और साइंस में भी अभी हम लोग फिलहाल केमिस्ट्री का सेगमेंट कर रहे थे। तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लासेस कर लिया था। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में भी कर लिया था ना। केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के जनरली होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के बताए थे, बैलेंस और अनबैलेंस। आज हम लोग देखेंगे ना कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है ना कि सबसे पहली बात कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कैसे किया जाता है ये तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन क्यों किया जाता है ये सवाल उठता है, क्यों करते हैं हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। तो 9th में हम लोग पढ़े होंगे कि न तो रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थों का निर्माण होता है और न ही पदार्थों का नष्ट होता है, मतलब उनका ह्रास होता है, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताया गया था, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम लोग जो है, इसी वजह से रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस करते हैं। अब रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको एग्जांपल एक चीज समझिए। जैसे हम लोग जो है हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, किसके मेथड के द्वारा, हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कहने का मतलब हम लोग अपने से पूर्णांक कोई केमिकल इक्वेशन में पुट करते हैं, यदि वो केमिकल इक्वेशन में वैल्यूएशन को, मतलब जितनी प्रोडक्ट की मात्रा है उतनी ही अगर रिएक्टेंट की मात्रा हो जाए, दोनों का भार जो है वो बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वो जो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा केमिकल बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देखें। पहले एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे H2 प्लस O2 टेंड्स टू 2H2, ठीक है। यहां पे हमें चेक करना है कि यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो यहां पे देखिए, यदि तत्व को हम एक चीज बताए थे पिछले क्लास में बाबू, कि तत्व के जो होते हैं वो परमाणु होते हैं, तत्व के परमाणु होते हैं और यौगिकों के अणु होते हैं, यौगिक के अणु होते हैं, यौगिक के अणु होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, तत्व है ना। तो हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन का तत्व जब होगा तो इसके कितने परमाणु, यदि यहाँ पे परमाणु कहें दो, तो हाइड्रोजन कितने परमाणु, 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। ऑक्सीजन भी तत्व है, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, और दोनों मिल करके H2O क्या है, एक यौगिक है ना। यौगिक किसको कहते हो, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। तो ये देखिए ये यौगिक है ना। तो ये कितने अणु यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे 2 अणु
यौगिक का निर्माण हो रहा है। जितना कोफिशिएंट होगा वह उस यौगिक के संख्या को यौगिक में अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब यौगिक है तो यहां से हम यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं तत्वों का। तो दो तत्व है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने हैं परमाणु, हाइड्रोजन क्या हो गया तत्व हो गया ना, तो तत्व के क्या होंगे परमाणु। तो तत्व के परमाणु H के कितने परमाणु, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन के 4 एटम को ही परमाणु कहते हैं। और ऑक्सीजन के 2 एटम है तो ऑक्सीजन के 2 एटम। समझ में आ रहा है। ये कोफिशिएंट जो होता है ना, इसके राइट साइड में जितने भी आपको एलिमेंट्स या सिंबल दिखाई देंगे उन सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को चेक करना है ये बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट, ये क्या है हम बताए थे ना आपको कि ये जो होता है रिएक्टेंट होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रिएक्टेंट कहा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को प्रोडक्ट या रिजल्ट कहा जाता है। तो जितने एटम रिएक्टेंट में है तत्व के, उतने ही एटम यदि प्रोडक्ट में भी हो जाते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। कैसे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 एटम, किसमें रिएक्टेंट में। अब आप यहाँ पे आ जाइए, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 4 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम। तो ये इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो जो बैलेंस नहीं होगा उसको अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते थे, हम पिछले क्लास में पढ़े भी थे। अब देखिए यहाँ पे और चेक करते हैं, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। और यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। ये ऑक्सीजन के परमाणु तो समान है परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु में भिन्नता आ जाती है, इस वजह से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। अब देखिए कैसे इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हम लोगों ने जो लिया था उसी को लेते हैं, H2 प्लस O2 टेंड्स टू 2H2। देखिए यहाँ पे हम लोगों को ना एक चीज कर लेना है, जैसे हमें समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ पे हम वैल्यू को हमेशा मल्टीपल में करते हैं, गुणांक में हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए H2 है ना, जितना दिया है ना उतने को आप बॉक्स में कर दीजिए। इसको भी हमने बॉक्स में कर दिया और इसको भी कर दिया। इससे एक बात कंफर्म हो गया कि हमें बॉक्स के अंदर कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जो भी चेंजेस करना है हमें बॉक्स के बाहर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 4 परमाणु। तो यहाँ पे 4 परमाणु है, यहाँ पे 2 परमाणु है, तो हमें यहाँ भी 4 करना है। तो यहाँ पे 4 कैसे करेंगे, यदि यहाँ पे हम 2 लगा दें, है ना, अपने से सोचेंगे, 1 लगाएंगे तो 2, 2 लगाएंगे तो 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करके होता है ना, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन जो है क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, Zn प्लस H2SO4 टेंड्स टू ZnSO4 प्लस H2। इसको चेक करना है केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए Zn क्या है, एलिमेंट है ना, तत्व है। तो जिंक की परमाणुओं की संख्या कुछ नहीं है तो 1, ये इधर हो गया ना। अब इधर आ जाइए, जिंक में यहाँ पे परमाणुओं की संख्या 1, यहाँ तक बैलेंस है। फिर क्या आया H2, हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ भी समान हो गया। अब आया सल्फर, सल्फर में परमाणुओं की संख्या 1, सल्फर में परमाणुओं की संख्या 1, यहाँ भी समान आ गया। ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 4। इसका मतलब यह केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दो तीन एग्जाम्पल हम एक ही बार लिखते हैं फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। देख अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, इन दोनों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया कि आप सबसे पहले इस सबको बॉक्स में कर दोगे, बॉक्स में कर दिए। ठीक है, अब जो भी आपको वेरिएशन करना होगा बॉक्स के बाहर करेंगे, बॉक्स के अंदर आप नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए Fe की एटम की संख्या कितनी है, Fe एटम, आयरन एटम की संख्या कितनी है यहाँ पे 1, और यहाँ पे आयरन एटम की संख्या कितनी है 3। तो यहाँ पे हमें 3 करनी है तो क्या करें, यहाँ पे 3 लगा दें।
है ना। अब देखिए यहाँ पे Fe हो गया H2, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु, यहाँ पे 1 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4 परमाणु। तो हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को 4 के बराबर करना है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। जब हमने यहाँ पे 4 लगाया तो ये ऑक्सीजन तो 4 के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है 4 दूनी, ये दोनों गुणा होता है ना, तो 4 दूनी 8 के बराबर हो जाता है। तो 4 दूनी 8 इधर हो गया, तो इधर भी तो हाइड्रोजन को 8 करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, तो ये भी इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। एक बार चेक कर लीजिए, Fe 3 एटम, तो Fe3 एटम यहाँ पे, तो Fe3 एटम। H2 हाइड्रोजन 4 दूनी 8 एटम, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी 8 एटम। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 एटम, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 एटम। तो ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अगला आइए, यहाँ पे देखिए C सबको बॉक्स में कर लेना, सबको बॉक्स में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने एटम, 1, कार्बन के 1 परमाणु, यहाँ भी कार्बन के 1 परमाणु, तो ये दोनों तो बैलेंस है। आगे हाइड्रोजन के 4 परमाणु और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इस हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ये हाइड्रोजन का जो 4 परमाणु, इसके बराबर करना है हाइड्रोजन के 2 परमाणु को, तो यहाँ पे हम यदि 2 लगा देते ये 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु इधर हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितने परमाणु, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 4 हो गए, यहाँ पे 2 ही था, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, कार्बन के 1 परमाणु, तो यहाँ भी कार्बन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 दूना 4 परमाणु, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 दूना 4 परमाणु, तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ पे और ये 2 परमाणु यहाँ पे, तो 2 और 2 4 हो गए। तो ये भी केमिकल इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है, तो केमिकल इक्वेशन से बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, या फिर आपको मल्टीपल चॉइस में दे सकता है कि निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आप कैसे चेक कर पाओगे, ऐसे ही चेक करेंगे, रिएक्टेंट के एटम की संख्या यदि प्रोडक्ट के एटम की संख्या के बराबर है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखिए एक और एग्जाम्पल लेके कैसे करते हैं। Al एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 थैंक्स टू Al2SO4 का थ्राइस Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है आपने। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या, एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या 1, यहाँ पे एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 2 करना है। बॉक्स में घेर लीजिए, पहले बॉक्स में घेर लेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा ना कि हम कहाँ पे वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या 1 और यहाँ पे एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या 2, तो यहाँ भी 2 कर देंगे तो एल्युमिनियम का परमाणु समान हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या है, H2 हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, और यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, सही है। यहाँ पे सल्फर के 1 परमाणु, यहाँ पे सल्फर के जो है 3 लगाए ना, तो सल्फर के यहाँ पे कुल मिला के कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए, तो यहाँ भी 3 आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो सल्फर के 3 परमाणु होंगे ना। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, अब फिर से चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन के कितने, 3 दूनी 6, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ही हैं, तो यहाँ पे यदि हम 3 लगा दे तो 3 दूनी 6 के बराबर हो जाएंगे ना। अब देखिए सल्फर के कितने, 3 परमाणु, ये इसके होता है ना, सल्फर के 3 परमाणु, यहाँ पे सल्फर के कितने परमाणु हैं, यहाँ भी सल्फर के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4/3 12 परमाणु, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4/3 12 परमाणु, बाकी सब समान हो गया। तो यह केमिकल इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है, कोई चीज दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। अब एनसीईआरटी का बुक हो या जो भी बुक आपके पास है उसमें के जितने भी क्वेश्चंस है आप सबको कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं उनको जरूर हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, फिर या व्हाट्सएप कीजिए, उसको हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, 2-3 दिन बाद या फिर कल परसों तक आपको एक इसका केमिकल इक्वेशन का शीट ही दे दिया जाएगा, और उस शीट को आप बनाओगे घर पे, बनेगा तो सही है, नहीं तो फिर क्लास में उसको डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है रासायनिक समीकरण से कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के बारे में देखिए, इसी को अगर हम ले लें, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। रासायनिक
समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किन्हीं 5 रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का वर्णन करें, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी वो सूचनाएं होती हैं जो प्राप्त होती है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे का वीडियो जो है जाकर के देखें, वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी। रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है? तो रासायनिक समीकरण से पहला बात हमें प्राप्त होता है कि तत्व कह सकते हैं, या अभिकारक और प्रतिफल के, अभिकारक तथा प्रतिफल के सूत्र या संकेत का पता चलता है। सूत्र या संकेत का पता चलता है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन है ना, रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पे कैसे सूत्र का, जैसे अभिकारक क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्रतिफल क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए Al है, तो Al किसका सूत्र, Al किसका सिंबल है, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का सिंबल है। तो अभिकारक है ना यहाँ पे एल्युमिनियम, तो ये हमें पता चला कि एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, एल होता है। H2SO4 क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत क्या होता है, H2SO4, तो ये भी हमें इसी के द्वारा पता चला। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ जो है अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ। मतलब क्या हुआ, अगर यह रासायनिक समीकरण है तो इस रासायनिक समीकरण में एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में रिएक्शन करके Al2SO4 का थ्रेस और हाइड्रोजन गैस को बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे रासायनिक समीकरण में एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हो गए, और यहाँ पे Al2SO4 का थ्रेस और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ हो गए। तो ये चीजों का हमें पता कैसे लगा था, इसी रासायनिक समीकरण के द्वारा पता लगा। ठीक है, तीसरी चीजें आती हैं कि हम किसी रासायनिक समीकरण को देख करके उसमें उपस्थित परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या को भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे पहले तीसरी बातें क्या आ जाएंगी, तीसरी बातें तत्व के परमाणुओं की संख्या, तत्व के परमाणु की संख्या और यौगिक के अणु की संख्या, यौगिक के अणु की संख्या। तत्व के परमाणुओं की संख्या, यौगिक के अणुओं की संख्या का पता भी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, तो तत्व के परमाणुओं की संख्या, इसमें तत्व कितने हैं, यहाँ पे 2 तत्व, एक तत्व है यहाँ पे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के कितने परमाणु, 2 परमाणु, तो संख्या का पता चला कि नहीं। यौगिक है ना H2SO4, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, ये सभी मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसके अणु कितने हैं, यहाँ पे सामने दिख रहा है 3, तो H2SO4 के कितने अणु है, 3 अणु है। तो तत्व के परमाणुओं की संख्या, यौगिक के अणुओं की संख्या, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन भी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तत्व के परमाणु, अभिकारक तथा प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बारे में भी पता चलता है हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट से कि रासायनिक समीकरण में मोलों की संख्या का भी पता चलता है हमें। अब मोलों की संख्या कैसे पता होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम कितने मोल, 2 मोल, सल्फ्यूरिक अम्ल 3 मोल, यहाँ पे ये कितना मोल, 1 मोल, कुछ नहीं है तो एक है ना यहाँ पे हिडन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कितने मोल है, 3 मोल है। तो मोलों की संख्या का भी पता जो है हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। चौथा यहाँ पे लिख देते हैं हम मोलों की संख्या के बारे में, मोलों की संख्या। ठीक है, अब देखिए अगला एक और टॉपिक आ सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के द्रव्यमान कितने हैं, इसका भी हम लोग अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 और इसका जो है परमाणु भार लगभग 26 के बराबर होता है ना, लगभग 2 गुने के बराबर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है ना, तो एक एल्युमिनियम का भार 26 AMU, तो 2 एल्युमिनियम के भार 26 गुणे 2 बराबर 52। समझ में आ रहा है, तो 52 ग्राम एल्युमिनियम जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इस वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के द्वारा
तत्वों के और मोलों की संख्या का पता चलता है और तत्व के द्रव्यमान का भी पता चलता है। ठीक है, लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होता है वो इंफॉर्मेशन है कि तत्व तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला गैसों का आयतन भी हमें इसके द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो मोलों की संख्या जो होता है वो तत्वों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम यदि गैस होता तो इसके कितने 2 मोल, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस के कितने आयतन है, तो 3 आयतन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पढ़ना है ना कि रासायनिक समीकरण के द्वारा या रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या फायदा है, क्या क्या लाभ है, इसके बारे में। तो इसको बस मैं कह देता हूं, आप वही सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको लिखना पॉसिबल नहीं। पहली बात यह है कि रासायनिक समीकरण को जो है हम लोग यदि वर्ड में लिखें किसी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को, तो वहां पे ज्यादा स्पेस लगेगा। ज्यादा स्पेस मतलब ज्यादा कागज लगेगा, और ज्यादा कागज लगेगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो रासायनिक समीकरण जब आ गया तो रासायनिक समीकरण से आने से क्या हुआ, तो समय की बचत हुई और कागज की भी बचत हुई। तो कम समय में हम रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख पाते हैं। तो ये एक रासायनिक समीकरण का लाभ ही है। दूसरा हो सकता है कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं, जैसे तत्व हाइड्रोजन का संकेत होता है H, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। लेकिन भारत में इसी को हाइड्रोजन को आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, इंग्लिश कंट्री में जाइएगा तो इसको ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ये जो सिंबल है ना, भारत में भी, इंग्लिश कंट्री में भी, मतलब तत्वों तथा परमाणुओं के, तत्वों तथा यौगिकों के जो संकेत होते हैं ना, वो संकेत पूरे दुनिया में चलते हैं। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक जो होते हैं उनको पढ़ने में आसानी होती है। तो ये सारी चीजें कैसे क्लियर होती है, तो इसी रासायनिक समीकरण के द्वारा क्लियर होती है। अभी हम लोग देखें ना कि रासायनिक समीकरण से तत्व तथा यौगिकों के सूत्रों या संकेतों का पता चलता है। तो सूत्र या संकेत पता चलेगा, तो सूत्र और संकेत जो होते हैं ना पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। और पूरी दुनिया में इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को भारत में भी H से डिनोट करोगे, चाइना में भी H से ही डिनोट करोगे, किसी भी देश के कोने में चले जाइएगा आप तो वहां पे हाइड्रोजन का संकेत जो है H ही होगा। लेकिन इसको यदि वर्ड में लिखा जाए अभिक्रिया को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाता है भारत में, इंग्लिश कंट्री में जाएंगे तो ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी भिन्नताएं उत्पन्न हो गई। तो ऐसे जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा वैज्ञानिकों को जो है सहूलियत होती है, ताकि क्योंकि उनके संकेत जो है समान होते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, कहां पे रासायनिक समीकरण जो है फेल हो जाता है। ठीक है, तो उसको देखना है, मिटा देते हैं इसको। अब हेडिंग डालना है लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं कहने का मतलब क्या हुआ, कहां पे रासायनिक समीकरण का कॉन्सेप्ट जो है लागू नहीं होता है, अर्थात रासायनिक समीकरण फेल कर जाते हैं। एक चीज है, देखिए रासायनिक समीकरण के देखने से हम ये चीजें पता नहीं लगा सकते कि कौन सा तत्व की भौतिक अवस्था क्या है, कौन से यौगिक किस अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो होगा लिमिटेशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि रासायनिक समीकरण जो होता है यह कभी नहीं बताता है कि कौन सा तत्व का भौतिक अवस्था क्या है, वह तत्व ठोस है कि द्रव है कि गैस है, वह पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। इसका पता जो है रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन नहीं देता है। इस वजह से यहाँ पे यह एक दोष हो जाता है किसका, रासायनिक समीकरण। ठीक है, दूसरा दोष जो है यह है कि रासायनिक समीकरण ये भी नहीं बता पाता है कि कौन से रासायनिक अभिक्रिया में जो है हीट एनर्जी को दिया जा रहा है और कौन से रासायनिक अभिक्रिया में हीट एनर्जी को बाहर प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको अपने अभी देखिए हम इसके बाद पढ़ेंगे ना कि रासायनिक समीकरण को जो है उपयोगी बनाने के लिए हम क्या क्या चीजें अपने से ऐड करते हैं। जैसे आप पदार्थ या तत्वों का जो है उनकी अवस्था पता नहीं होता है तो उसके बगल में यदि वो पदार्थ ठोस है तो कोष्ठ में S लिखा जाता है, द्रव है तो AQ लिखा जाता है। ठीक है, गैस है तो वहां पे G लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ की अवस्था को बताने के लिए हम अपने तरीके से अपने से हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हैं। तो वो चीजें भी हम लोग रासायनिक समीकरण में देखेंगे। अभी जस्ट इसके आगे टॉपिक है रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या कदम है।
पहला कदम देखिए हम लोग कि रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है उनकी अवस्था को, भौतिक अवस्था को नहीं प्रदर्शित करता है, नहीं बताता है। दूसरा देखें हम लोग कि किसी रासायनिक समीकरण में पदार्थ जो है, किस पदार्थ में ऊष्मा दिया जा रहा है और कहां से ऊष्मा हमें प्राप्त हो रहा है, इस बात का भी पता नहीं लगाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है कि ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब हीट एनर्जी बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी कहने का मतलब हीट एनर्जी को दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ऊष्माशोषी कहेंगे तो ऊष्मा को अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा तो यहाँ पे ऊष्मा रिएक्टेंट के फॉर्म में आएगा, और जब ऊष्मा जो है बाहर निकलेगा तो वह रिएक्टेंट, उसको ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, मतलब ऊष्मा अवक्षेप के रूप में बचता है। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी जो है, तीसरा इसके लिमिटेशन है कि तीसरी लिमिटेशन से है कि यह अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे हम कोई रासायनिक समीकरण लें और इससे पता करें कि यह रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में हो रही है, कितने स्पीड से हो रही है, इसका भी पता रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं वह अभिक्रिया की वेग को प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है। तो यह भी एक इसका महत्वपूर्ण दोष है। ठीक है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो विस्फोटक होती हैं, एक्सप्लोजिव होती है, तो उन एक्सप्लोजिव रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में यह जो होता है रासायनिक समीकरण कुछ नहीं बताता, नहीं कहता कि यह रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या है, एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है। तो इसके लिए भी जो है यह एक रासायनिक समीकरण का दोष हो जाता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना, वो जो होते हैं ये प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया एक्सप्लोसिव है और कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, उसमें उत्प्रेरक, जैसे कैटेलिस्ट हम लोग डालते हैं ना, कैटेलिस्ट क्या होता है, तो कैटेलिस्ट वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पड़ करके अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे। ठीक है। अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका कैटेलिस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपली समझिए कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और उन दो लोगों में से एक तीसरा आकर के उनको चढ़ा दिया, मतलब उल्टा पुल्टा बातें सिखा दिया, और वह झगड़ा जो है और तेज हो गया। तो यहाँ पे करेंगे कि वो जो तीसरा मनुष्य आया वह उत्प्रेरक का कार्य किया। ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक केमिस्ट्री में आप उत्प्रेरक कैसे डिफाइन करोगे, तो जब रासायनिक समीकरण में बाहर से किसी पदार्थ को मिलाया जाता है और वह पदार्थ करता क्या है, तो अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ा देता है, तो वही पदार्थ जो होता है ना, जिसको हमने अलग से मिलाया, वो पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका दोष क्या है, रासायनिक समीकरण जो है यह नहीं बता पाता है कि कौन से रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक डाला गया है, या उत्प्रेरक की प्रकृति क्या है, या उस पे कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे उस केमिकल रिएक्शन को कराया जा रहा है। ठीक है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट दोष आता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है यह नहीं बता पाता है कि किसी पदार्थ को बनने में कितने तत्व या परमाणु की आवश्यकता होती है और कितने पदार्थ की मात्रा खर्च होती है। मतलब ये हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं दे पाता है कि रासायनिक समीकरण के होने में कितनी पदार्थ की मात्रा खर्च होती है और कितनी पदार्थ की मात्रा बनती है। तो इन सब चीजों की भी जानकारी जो होता है रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है, तो एक प्रकार से यह इसका क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। तो इतने सारे दोष के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी करने के लिए, जैसे जो जो इसमें के दोष है ना, उन दोष को हटा करके, जैसे उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। ये कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण की गलतियों को मतलब नजरअंदाज कैसे किया जाए, उसको इग्नोर कैसे किया जाए, उसको उपयोगी कैसे बनाया जाए। ठीक है। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण को उपयोगी। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है। यदि रासायनिक समीकरण में जो है पदार्थ की अवस्था कोष्ठ में सॉलिड लिखा है, तो यह उस पदार्थ का सॉलिड होने का गुण दर्शाता है, मतलब वह पदार्थ क्या है, ठोस है। दूसरा, यदि एल लिखा है या एक्यू लिखा है, ठीक है, एल या एक्यू लिखा है तो वह उसके लिक्विड होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और तीसरा जो है, यदि कोष्ठ में जी लिखा है तो यह उसके गैसियस स्टेट को प्रदर्शित करता है। यदि अप एरो मार्क का यूज किया जाए, यदि क्या किया जाए, अप एरो मार्क का यूज किया जाए, तो यह अप एरो मार्क जो है गैस को दिखाता है। ठीक है। और डाउन एरो मार्क का यूज किया जाए तो यह जो होता है अवक्षेप को प्रदर्शित करता है। ठीक है। यदि ये हो गया, मान लीजिए A + B और प्लस हीट यहां पे देगा,
तो यह केमिकल रिएक्शन जो होगा, यह केमिकल रिएक्शन जो होगा, यहाँ पे देख लीजिए C+D बने, तो यह केमिकल रिएक्शन जो होगा ना उष्माशोषी होगा, उष्माशोषी होगा, क्योंकि उष्मा को यहाँ पे अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है। और इसी केमिकल रिएक्शन में A+B और एक कोई रिएक्शन है तो यहाँ पे C+D और प्लस में हीट एनर्जी हमें प्राप्त हो, तो ये जो पदार्थ होता है, ये जो रिएक्शन होता है उष्मा छेपी हो जाता है। अभी समझाए भी, उष्माशोषी कहने का मतलब उष्मा जो है हम लोग देंगे रिएक्टेंट के फॉर्म में, और उष्माशोषी कहने का उष्मा छेपी कहने का मतलब, उष्मा छेपी कहने का मतलब जो होता है वो रासायनिक समीकरण में उष्मा जो है अवक्षेप के रूप में बचता है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए कुछ टिप्स है। देखिए, पहले तो भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए यदि वह पदार्थ सॉलिड होगा तो सॉलिड के लिए S लिखा जाता है, लिक्विड होगा तो L, और गैस होगा तो उसको क्वेश्चन में G लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना। दूसरा, यदि पदार्थ में जो है उष्मा का अवशोषण हो रहा है, उष्मा यदि उष्माशोषी अभिक्रिया है तो वहां पे जो है रिएक्टेंट में हीट एनर्जी को ऐड किया जाता है, और यदि पदार्थ में जो है केमिकल रिएक्शन में उष्मा जो है बाहर निकल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, तो वह उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। अगला जो आता है, गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए अप एरो का यूज किया जाता है। गैस का उत्सर्जन होता है, यदि किसी केमिकल इक्वेशन में, रासायनिक समीकरण में गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो गैस के उत्सर्जन के लिए क्या लिखा जाएगा, H2। जैसे अप एरो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2 कोई गैस हो गया, केमिकल इक्वेशन के बाद बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अप एरो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अप एरो क्या डिनोट करता है, तो रासायनिक समीकरण में अप एरो यह डिनोट करता है कि उस रासायनिक समीकरण में जो है वह पदार्थ जो है गैस के रूप में निकल रहा है, ठीक है, या उत्सर्जित हो रहा है। तीसरा, इसका अपोजिट डाउन एरो, अवक्षेप के रूप में, जो पदार्थ अवक्षेप के रूप में बच जाएगा। अवक्षेप कहने का मतलब एक्स्ट्रा चीज है, जैसे हम लोग आग जलाते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं तो राख बचता है, तो राख अवक्षेप के रूप में हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे पदार्थ भी जो होंगे ना अवक्षेप के रूप में बचेंगे तो उसको डाउन एरो से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक आता है कि रासायनिक समीकरण में जो है वहां पे आप क्या करते हैं, उनके उत्प्रेरक या उनके जो भी होते हैं, जैसे दाब को या ताप को, टेम्परेचर को जो है एरो मार्क, ये ×2 का जो सिंबल होता है ना, इस एरो मार्क के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे सनलाइट, ये इसका दोष था ना, जितने भी दोष है ना उसको दूर किया जाता है, ये सनलाइट होगा। उत्प्रेरक का नाम लिख देंगे, कुछ टेम्परेचर दे देंगे, ट्रेंगल का फॉर्मेशन कर देंगे, मतलब ट्रेंगल का सिंबल बना देंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके जो दोस्त थे रासायनिक समीकरण को, उनको दूर करने के लिए बनाए गए, ठीक है। और लास्ट आता है कि रासायनिक समीकरण जो है इनवर्सिबल रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब, जैसे यदि H2 और प्लस O2 बन जाए H2O, और पुनः इसको जो है ऐसे कर दें हम लोग, पुनः H2O को गर्म करने पे जो हमें ये प्राप्त हो जाए, तो इसको जो है साइन ऑफ रिवर्सिबल कहा जाता है, साइन ऑफ रिवर्सिबल। हिंदी में इसको उत्क्रमणीय का चिन्ह कहा जाता है। उत्क्रमणीय का चिन्ह कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक और एग्जांपल लीजिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जब आप हीट एनर्जी देंगे तो CaO प्लस CO2, और यही अगर ऐसे हो जाए CaO प्लस CO2 टेंस टू CaCO3, तो इसी इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं कि CaCO3 टेंस टू, अब टेंस टू नहीं देखे, साइन ऑफ रिवर्सिबल देंगे और यहाँ पे CaO और प्लस CO2। तो यह जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे, और इन दोनों को गर्म करेंगे तो ये बन जाएंगे। इसी को साइन ऑफ रिवर्सिबल कहा जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी जो केमिकल इक्वेशन को डिनेशन में हमें मदद करती है, केमिकल इक्वेशन को समझने में आसान बनाती है, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में जो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सभी रिएक्शंस के बारे में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को एलिमेंट का सीट जो है
टेलीग्राम चैनल में दे दिया गया, वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया। तो टेलीग्राम चैनल में जाके वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ जाए, तो आपको जो भी वीडियो ताकि जो भी आपके वीडियो जो के पीडीएफ फाइल हो उन सारे फाइल को हम लोग टेलीग्राम चैनल में आपको दे सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के क्लास की। जाहिर सी बात है समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें मैंने पढ़ाया आपको समझ में आई है। यदि कोई चीजें आपको नहीं समझ में आती है या मैं उसको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूं तो उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा। आप कमेंट करके बताइए, हम उसका जरूर हल निकालेंगे। ठीक है, और बाकी हम लोग अगले क्लास में जो है हम लोग पुनः टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे। कल की क्लासेस में हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो मिलते हैं कल 6 बजे सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।